Hello everyone. Now we are going to discuss one by one questions of DSAT examination set D. Now our first question is, which process is responsible for the release of energy in living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिलीज एनर्जी करने का केवल एक ही प्रोसेस हो सकता है और वो है रेस्पिरेशन। केवल यही तरीका है लिविंग बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड कैरोटिन। नहीं हो सकता, ये आपका कैरेट वगैरह में पाया जाता है, ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सारे प्लांट्स में पाया जाता है। फिर आपका हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, एंड ज़ैंथोफिल आपका ब्राउन अलगी होती है, उसमें ब्राउन कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रीन पिगमेंट आपका यही है, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर 2। Now next question, which part of the human heart prevents backflow of blood? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट है आपके हार्ट का जो कि ब्लड को बैकफ्लो होने से बचाता है। तो अगर हम ये हार्ट का अगर डायग्राम देखें ऐसे, तो ये 4 चैम्बर हो गए। एक ये आपका राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच को डिवाइड करता है एक वॉल, दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, ताकि जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में है तो वापस वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जा पाए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने के लिए वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व का काम होता है एक तरफ खुलना, सिंगल डायरेक्शन मेंटेन करता है फ्लो का। तो वॉल्व आपके वेन में भी पाए जाते हैं, वेन में प्रेशर कम होता है ब्लड का, इस वजह से वहां पे भी चांसेस बढ़ जाती है कि ब्लड आपका पीछे की तरफ जाए। तो वॉल्व है आपका जो बैकफ्लो को रोकता है। तो ऑप्शन इसका होगा वॉल्व, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो कॉन्टैक्ट से पहले, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से पहले। पहला ऑप्शन है आपका डायबिटीज। डायबिटीज ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट से फैलता है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर भी नॉन कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर, इसका कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होने वाला डिसऑर्डर है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी होता है और ये फैल सकता है। मोस्टली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब चीजों से, पैरासाइट, इन सब चीजों से होने वाले जो डिसऑर्डर होते हैं वही कम्युनिकेबल में आते हैं। आपका नेक्स्ट है ग्वाइटर। ग्वाइटर आपका जो है थायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है, तो वो हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसका कोई लेना नहीं है। नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द। में सबसे छोटी यूनिट कौन सी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका सेल। कई सारे सेल मिलते तब टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू बनते हैं तो ऑर्गन मिल बनता है, और ऑर्गन के ग्रुप से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो बेसिक यूनिट आपका सेल होगा। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक प्लेस इन द। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है fertilization means fusion of egg or ovum with sperm, which is a male gamete। तो अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये उसकी ओवरी हो गई, ऐसे सेम इधर भी होगा, ये ओवरी हो गई, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया आपका, और ये आपका यूट्रस हो गया, दिस इज वजाइना। तो स्पर्म एंटर करेगा यहाँ से, ओवरी जो है वो ओवरी से ओवम निकलेगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से स्पर्म जाएगा, यहाँ से ओवम आएगा, दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब हेट्रोटाइप है आपका ज्ञान। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये पेरेंट लिया गया है तो इनसे पॉसिबल गैमेट कौन कौन सी बनेगी, जो कि पुनेट स्क्वायर से हम करेंगे। तो डायरेक्ट अगर हम देखें एक तरह का ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, एक तो
कुछ ये गैमेट बनेगी, एक ऐसी बनेगी एंड ऐसी बनेगी। क्रॉस करने पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर आर आर, ये आपके 4 तरह के गैमेट बन गए। बोल रहा है what percentage of offspring will show the recessive trait? recessive trait तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों के दोनों पेयर आपके कहते हो होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि जब स्मॉल आर होगा तभी आपका रेसेसिव ट्रेट सामने आएगा। इस कंडीशन में भी देखिए एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है, बट ये हमेशा डोमिनेट कौन करेगा? आपका कैपिटल आर वाला। यहाँ पे दोनों कंडीशन कैसे रेसेसिव है, तो यही केवल है जो रेसेसिव कंडीशन को दिखाएगा। तो ये 4 में से 1/4 पे कंडीशन आ रही है, अगर इसको देखा जाए तो ये 25% होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 25%। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो द रेसेसिव ट्रेट? कितने परसेंटेज में ऑफस्प्रिंग जो होंगे रेसेसिव ट्रेट को शो करेंगे? तो लगभग 25%। Question number 28. Which of the following correctly shows the path of blood from heart to body and back to heart? करेक्ट पाथवे बताना है कि हार्ट से बॉडी तक का ब्लड कैसे जाता है। तो हार्ट से बॉडी तक जाने के लिए सबसे पहले जो भी ब्लड वेसल यूज होती है वो होती है आर्टरी। आर्टरीज ही वो ब्लड वेसल है। हार्ट से ब्लड निकलेगा तो केवल आर्टरीज से ही पहले होते हुए जाएगा। तो हार्ट से आर्टरी, ये ऑप्शन आपका तुरंत देखे सही हो गया। फिर आर्टरीज से बॉडी की तरफ जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज करेंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो टिश्यूज में यूज कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उन्हें वेन्स में डालेंगे एंड देन वापस हार्ट की तरफ भेज देंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A student avoid using plastic bag and carries a cloth bag for shopping. Which concept of environmental management is best reflected here? बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक स्टूडेंट है जिसने प्लास्टिक बैग को छोड़ करके क्लॉथ बैग, थैला ले जाना चालू कर दिया है कपड़े से बना हुआ। उससे उसकी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में कौन सी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है? तो डिफॉरेस्टेशन पहले बोल रहा है, पहला ऑप्शन। डिफॉरेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज एरिया। रिड्यूस, हाँ यहाँ पे रिड्यूस करने का काम कर रहा है वो, उसकी यही वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो प्लास्टिक को स्विच करके क्लॉथ बैग की तरफ स्विच हो रहा है, वो क्लॉथ बैग्स को ज्यादा यूज करने की सलाह दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो अभी प्लास्टिक हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम कचरे में ना फेंक करके उसी को रीयूज करें अपने घरों में, नए प्लास्टिक ना खरीदे। एंड नेक्स्ट लैंडफिल, ये होता है कि जहाँ पे हम खूब सारा कचरे का ढेर इकट्ठा करते हैं पूरे शहर का या टाउन का और एक लैंड में ले जा करके इकट्ठा करते हैं, लैंडफिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका रिड्यूस होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग अ वायरल डिसीज आउटब्रेक अ कम्युनिटी फॉलो वैक्सीनेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रीजन फॉर दिस एक्शन? तो अगर सपोज करिए वायरस से होने वाली कोई डिसीज फैलती है, जैसे अपना कोविड फैला हुआ था, कोरोना वायरस, तो वो भी एक वायरल डिसीज था। जब वो फैलता है तो कम्युनिटी को वैक्सीनेशन और हाइजीन मेंटेन करने को क्यों बोला जाता है? इसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है? तो वैक्सीनेशन और हाइजीन हम इसलिए मेंटेन करते हैं। हाइजीन से क्या होगा कि हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड वैक्सीनेशन से क्या होता है, वैक्सीन के थ्रू हम अपनी बॉडी में इनएक्टिव या वीक पैथोजन को इंसर्ट करवाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को मेमोरी मिल सके, एक मैसेज मिल सके कि ऐसा कोई पैथोजन है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, ताकि हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बना ले एंड जब एक्चुअल में हमारे ऊपर अटैक हो तो हम सेफली ओवरकम कर पाए। तो इसका सही आंसर होगा टू डेवलप इम्यूनिटी इन द पॉपुलेशन, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,